लर्निंग विद टिप्स एंड ट्रिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। ये मेरे ऑनलाइन क्लासेस का पहला वीडियो है। इन क्लासेस को हम रिवीजन क्लासेस के नाम से जानेंगे। तो वीडियो के शुरू में मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, यही कि मैं भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, सिविल सर्विसेज की। और इन वीडियोस को बनाने का मेरा उद्देश्य केवल यही है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ असल में मैं रिवीजन कर रहा हूँ, तो अगर वो आप लोगों के लिए लाभदायक हो तो आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आज से मैं जो भी पढ़ूँगा उसे ऑनलाइन वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। So, this is the first video of my online classes. I want to give a small introduction about me. I am also a student of civil services, and by these videos I simply means that I am study if useful to you, so you can learn from it. So from today whatever I study I will present it to you through these videos. So let's start this beautiful journey. पेन लेते हैं। आज की कोशिश करेंगे कि वीडियोस में ज़्यादा इधर उधर की बात न करते हुए केवल काम की बात करें। आज की वीडियो में हम दो बातें करने वाले हैं, दो प्रकार की बातें। एक तो क्या पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे, मीन्स व्हाट इज इन अवर स्टडी एंड हाउ टू स्टडी। सबसे पहले बात करते हैं क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज इन अवर स्टडी। ठीक है, तो आज बात केवल विषयों पर करेंगे, कौन कौन से विषय पढ़ने हैं। टुडे टॉक अबाउट सब्जेक्ट्स ओनली। विषयों को मैंने कंपटीशन के विषयों को अपने अनुसार 4 भागों में बांटा है। आई हैव डिवाइडेड द सब्जेक्ट्स ऑफ कंपटीशन एग्जाम्स इनटू 4 पार्ट्स। फर्स्ट बेसिक सब्जेक्ट्स, सेकंड टेक्निकल सब्जेक्ट्स, थर्ड नॉर्मल सब्जेक्ट एंड फोर्थ कंडीशनल सब्जेक्ट। थोड़ा ऊपर हो। ठीक, बेसिक सब्जेक्ट में वो सब्जेक्ट आते हैं जिनमें किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाला छात्र उन सब्जेक्ट को पढ़ता ही है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, मतलब इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है, बेस है ये, तो इससे बेस बनता है। ठीक, एंड टेक्निकल सब्जेक्ट में वो सब्जेक्ट हैं जो टेक्निकल फील्ड वाले पढ़ते हैं सामान्यतः, और जनरल नॉलेज वाले तो सिंपल केवल ऊपर ऊपर नॉलेज लेते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह। अब मैं टेक्निकल फील्ड से हूँ, कई सालों से तैयारी कर रहा हूँ। कोशिश मेरी ये रहेगी कि आप लोग को अगर बेसिक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं तो टेक्निकल सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाएँ। इस बात पर निर्भर करता है कि वीडियोस कब तक बनाने का मेरा मन कर रहा है। मैं वीडियोस को केवल अपनी सुविधा के लिए बना रहा हूँ, अपनी पढ़ाई के लिए। जो मैं पढ़ रहा हूँ वो कहीं सेव होता जाए, और हर बार क्योंकि एक ही चीज़ को एक ही तरह से पढ़ने में मज़ा भी नहीं आता है। कोशिश ये है कि इस बार कुछ नया किया जाए, तो वीडियो बनाने का विचार अचानक ही आया और मैं ये लेकर आपके सामने आ गया। नॉर्मल सब्जेक्ट में वो सब्जेक्ट है जो किसी भी छात्र को आने ही चाहिए, मीन्स जिसमें मैंने मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी एंड कंप्यूटर को रखा है। बात करें कंप्यूटर की, तो आज हम लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी हम सरकारी नौकरी के लिए कर रहे हैं, और आजकल सरकारी काम पूरा कंप्यूटर पर ही होने लगा है। बिना कंप्यूटर के कोई सरकारी काम होता ही नहीं है। लेटर टाइपिंग हो, ईमेल करना हो, फैक्स करना हो, फटाफट करना हो, कुछ भी करना हो, मतलब कि कंप्यूटर का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको सरकार की नौकरी करनी है तो आपको कंप्यूटर ज्ञान होना ही चाहिए। फिर बात करें हिंदी की, तो हम हिंदी भाषी क्षेत्र में हैं, मैं एमपी में हूँ, तो सारा पत्राचार गवर्नमेंट स्तर पर, केंद्र स्तर पर, किसी भी स्तर पर हिंदी में ही होता है। तो हिंदी का ज्ञान तो होना आवश्यक है। अगर एक अधिकारी बन के अगर हिंदियों की अशुद्धियाँ करेंगे तो शर्म की बात होगी। उसी तरह इंग्लिश की बात करें, जैसे कोर्ट के प्रकरण होते हैं वो सारे इंग्लिश में होते हैं, चाहे जवाब दावा लगना हो, चाहे अपील लगनी हो। तो अगर हम इंग्लिश ना जानेंगे तो कहीं ना कहीं हमको इस बात
का अफसोस होगा कि जब कोर्ट केस वगैरह केसेस आएंगे जो इंग्लिश में डील करने होंगे, तो हम किसी जूनियर से कहेंगे कि जाओ जाके ट्रांसलेट कर लाओ, वो तो बहुत ही शर्म की बात होगी। इसीलिए हाँ, और मैथ्स की बात करें तो मैथमेटिक्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैथ्स के बिना तो कोई भी फील्ड मेरे ख्याल से पूरी नहीं हो सकती जब तक वहाँ कैलकुलेशन ना हो। अगर हम मान लेते हैं तहसीलदार या पटवारी बन जाते हैं और हमें वहाँ पर कितने सारे कैलकुलेशन करने होंगे, तो वहाँ पर हमारे पास, माना कि हम वहाँ कैलकुलेटर से ही कर रहे होंगे, लेकिन हमारे पास एक मोटा मोटा अंदाज़ा फिर भी होना चाहिए कि इसका आंसर लगभग इसके बराबर आएगा। नहीं आएगा तो हम पकड़ सकते हैं। और भी कई ऐसी अशुद्धियाँ होती हैं जो अपने जूनियर करके ले आते हैं, तो अपन को कम मैथ्स का नॉलेज होगा तो हम जल्दी जल्दी चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। एंड लास्ट है कंडीशनल सब्जेक्ट्स। ये इन सब्जेक्ट में मैंने उनको विषयों को रखा है जो इस बात पर निर्भर करते हैं कि हम किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप MPPSC के एग्ज़ाम की MPPSC लिख नहीं पा रहा हूँ, पेन कैसा है ये, MPPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का एक अलग से विषय पढ़ना पड़ेगा। इसमें सब कुछ होगा, MP के अंदर MP का भूगोल, MP का इतिहास, MP का सब कुछ, राजनीति वगैरह। उसी तरह का अगर आप छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की तैयारी करते हैं, छत्तीसगढ़ PCS की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान पढ़ना पड़ेगा, और UP GK भी, और अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं इसका, उनकी मतलब विषय निश्चित होते हैं कि इस सब्जेक्ट के लिए ही ये विषय पढ़ना है। हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग शुरुआत बेसिक सब्जेक्ट्स करेंगे, बेसिक सब्जेक्ट को शुरू करेंगे हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से। फिर अगर ये सब्जेक्ट क्लियर हो जाते हैं, पर जितना मैं चाहता हूँ, जितना मैं आपको बता सकता हूँ, अगर वो वीडियो बन जाते हैं, तो फिर हम टेक्निकल सब्जेक्ट की ओर जाएंगे। टेक्निकल सब्जेक्ट बन जाते हैं, जाहिर सी बात है नॉर्मल सब्जेक्ट की जाएंगे। हाँ, कंडीशनल सब्जेक्ट में मैं केवल MPPSC की, मैं स्वयं MPPSC की तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरा MP GK तो मैं आपको बता सकता हूँ, बाकी CG GK तो संभव है नहीं। हाँ, बाकी मैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के लिए मेरी रुचि ज़्यादा है, तो हो सकता है छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान भी आखिरी में पढ़ने को या आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, ये बात हुई क्या पढ़ेंगे। अब बात करते हैं कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम कोशिश करेंगे, हमारे कुछ प्रयास होंगे। पहला प्रयास ये होगा कि हम विषय का अध्ययन करें और उसकी सफलतापूर्वक उसका विश्लेषण करें। सब्जेक्ट टू स्टडी एंड एनालिसिस दिस ऑफ दैट सब्जेक्ट। ठीक है, फिर कोशिश करेंगे कि विषय को हम करंट अफेयर से जोड़ने की कोशिश करें। अगर मुझे कुछ याद आता है तो मैं उस विषय को, उस टॉपिक को करंट से लिंक करने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग को याद कुछ आ जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि सर ऐसा ऐसा इस सब्जेक्ट को या इस टॉपिक को इस करंट से यहाँ लिंक किया जा सकता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति 100% नहीं होता, मैं भी 100% नहीं हूँ। ठीक है, तो ट्राई टू लिंक विद करंट अफेयर्स। एंड मैंने आपको बताया कि मैं MPPSC की तैयारी करता हूँ, तो हम कोशिश करेंगे उस विषय को मध्य प्रदेश से जोड़ने की। ट्राई टू लिंक विद मध्य प्रदेश। एंड आप देख ही रहे हैं हमारे वीडियो में, कोशिश करूँगा जहाँ तक मैं हो सके वीडियोस को हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में चलाने की कोशिश करूँ। हिंदी में बताऊँगा और इंग्लिश में भी इसको एक बार ज़रूर बोल के बता दूँगा कि इस चीज़ का, ताकि आप लोग को उसकी मीनिंग पता चल जाए। और हाँ, यहाँ ये है कि मीडियम से हमें ज़्यादा लेना देना नहीं चाहिए, हमें दोनों ही मीडियम का ज्ञान होना चाहिए और बहुत अच्छे से होना चाहिए। मैंने आपको बताया ना, हिंदी और इंग्लिश विषय सब भाषा क्यों ज़रूरी है। उसी तरह ये भाषा कब आएगी, जब हम दोनों उसको किसी चीज़ में पढ़ेंगे, उसमें इंटरेस्ट लेंगे। तो ये हिंदी मीडियम दोनों ही ज़रूरी है। मैं कोशिश करूँगा मीडियम, दोनों मीडियम में वीडियो बनाएं, और वीडियो बने भी तो लर्निंग इन बोथ मीडियम। ठीक, ऊपर चलते हैं, आगे चलते हैं, बात करते हैं कि विषय का अध्ययन और उसका सफलतम विश्लेषण। सब्जेक्ट ऑफ अ स्टडी स्टडी ऑफ अ सब्जेक्ट एंड एनालिसिस में हम करेंगे क्या। तो सबसे पहले हम करेंगे सबसे पहले विषय का चुनाव किया जाएगा। सेलेक्ट अ सब्जेक्ट। इसको सब्जेक्ट को चुनने के लिए चुनना क्या है, चुन लेते हैं। हम लोग शुरुआत हिस्ट्री से ही करेंगे, नो डाउट।
लेकिन हिस्ट्री में वो शुरुआत नहीं करेंगे प्राचीन भारत मध्यकालीन भारत, क्योंकि वो प्राचीन और मध्यकालीन शुरू होगी तो आधुनिक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए शुरुआत उल्टा चलेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री से शुरुआत करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, कठिन भी लगता है लोगों को, तो हम लोग शुरुआत ही कठिन चीज़ से करना चाहता हूँ। मैं शुरुआत कठिन चीज़ से करना चाहता हूँ ताकि कठिन चीज़ अगर सरल लगने लगे तो सरल चीज़ तो ऑटोमेटिकली सरल तो है ही है। और मुझे व्यक्तिगत रूप से आधुनिक भारत कठिन लगता है, इसलिए हो सकता है अभी जो वीडियोस में डाल रहा हूँ और उसमें थोड़ी देरी हो जाए, क्योंकि पढ़ना पड़ेगा उसको और मैं जानने की कोशिश करूँगा। जितना मेरे पास है वो तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा जब वीडियो बना ही रहा हूँ तो उसको और अच्छे से गहराई से इधर उधर से लिंक करके आपको बताने की कोशिश करूँ। ठीक, तो विषय सेलेक्ट कर लिया हमने। हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री मीन्स आधुनिक भारत का इतिहास 1757 से 1947 तक। ठीक, उसके बाद हम पाठ्यक्रम सिलेबस पर चर्चा करेंगे। सिलेबस तो मैं आज ही बताऊंगा, मॉडर्न हिस्ट्री की हम शुरुआत आज करेंगे, पढ़ाई की शुरुआत आज हो जाएगी। ये पहला लेक्चर है, इसमें काम की बात इंट्रोडक्शन के साथ पढ़ाई की बात भी शुरू हो जाएगी। आज मैं उसको सिलेबस बताऊंगा आपको पूरा। ठीक है, पढ़ाने का माध्यम ऑनलाइन वीडियो होगा, कोई और ऑप्शन है नहीं। ठीक, विषय का विश्लेषण एनालिसिस ऑफ ईच टॉपिक ऑफ सब्जेक्ट, कोशिश करेंगे हर एक टॉपिक को चर्चा करते जाएं। एंड ये एक नई चीज़ मैं लेकर आया हूँ, याद कैसे रखें, हाउ टू कीप लर्न फ्रॉम फॉर एवर मीन्स मैं पढ़ने के बाद आपको आखिरी 10 से 15 मिनट कोशिश करूँगा कि जो चीज़ें हैं वो आपको याद हो जाए। याद हो जाए मतलब सीधा मतलब ये है कि उस चीज़ को मैं कैसे याद रखता हूँ ये मैं आपको बताऊँगा। जो बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे उसको हम किसी भी तरह याद करेंगे, चाहे किसी चीज़ से लिंक करें, चाहे ट्रिक बनाएं, चाहे कुछ भी करें। ठीक है, ये नई वीडियो में मैं नई चीज़ लेकर आया हूँ कि हम याद कैसे रखें, क्योंकि यूट्यूब पर एक एक सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक के लाखों वीडियोस डले हैं, लेकिन उन वीडियोस को देखने का कोई अर्थ नहीं है अगर वो चीज़ आप देखकर आगे बढ़ जा रहे हैं, वो भूल जा रहे हैं। तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम जो भी बताऊँ मैं आपको वो आपको याद होता जाए, ताकि आपको मेरा वीडियो दोबारा ना देखना पड़े। और आप दोबारा देखेंगे तो ये मेरी एक हार होगी, ये मेरी वीडियो को आप दोबारा क्यों देख रहे हैं। तो ये कोशिश करेंगे याद कैसे रखें, ये मैं आपको बताऊंगा। और इसमें सिंपल ये रहेगा कि मैं उसको कैसे याद रखता हूँ, मैं ये आपको बताने वाला हूँ। ठीक, याद कैसे रखें के लिए मैं थोड़ी सी आपको हिंट देता हूँ कि मैं मतलब मेरी वीडियो में होगा क्या। पहले तो हम उस टॉपिक को पढ़ेंगे। उदाहरण के लिए मेरा पहला जो वीडियो होगा वो 18वीं शताब्दी का भारत, 18th सेंचुरी ऑफ इंडिया होगा। उसमें हम पहले उसके बारे में पढ़ेंगे, क्या वो विषय क्या है, वो टॉपिक क्या है। उसके बाद उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे उसको मैं आपको याद कराऊंगा। ठीक है, अब याद रखने के लिए देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जिससे आपको कोई भी फैक्ट है या कोई भी उत्तर है वो तभी याद होगा जब आप उसमें क्या होगा, या तो आप उसके बारे में बहुत विस्तार से जानते हो। आप अगर उस चीज़ को बहुत विस्तार से जानेंगे किसी चीज़ के बारे में तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। दूसरा, अगर हम उस चीज़ को बार बार पढ़ेंगे, ये पॉइंट आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको कितनी बार पढ़ रहे हैं। मैं तो एक ही बार बता सकता हूँ। तो फर्स्ट, नोइंग इन डिटेल मैनर, एंड सेकंड इज रीड कंटिन्यूसली एंड रिपीटेडली। ठीक, थर्ड है उसे स्वयं से जोड़ना। किसी चीज़ को जब आप स्वयं से जोड़ते हैं, लिंक योरसेल्फ टू अ टॉपिक, एंड आपको उसकी चीज़ें याद हो जाती हैं। इसका मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूँ। पहला ये कि व्यवसाय में देखिए, जो जिस व्यवसाय में लगा होता है उसको उस चीज़ के बारे में पता होता है। फॉर एग्जांपल, बैंक वालों को CRR, रेपो रेट, ये सब पता होता है क्योंकि वो उस चीज़ से डील कर रहे होते हैं। उसी तरह स्वास्थ्य विभाग की जो योजनाएं हैं वो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को सब पता होती हैं। ठीक है, स्वयं से जोड़ने का मेरा मतलब ये है कि अगर मान लो हमें अगर आज वर्तमान में बाजार में किसी चीज़ का क्या मूल्य चल रहा है, अगर सब्जियों की ही बात करें कि किस सब्जी का क्या रेट है, अगर आपको पता करना है, जानना है, तो आप उसको अपनी डेली रूटीन में लेके आ जाइए कि आप डेली जो घर की जो सब्जियां आ रही हैं उसको खुद ले आना शुरू कीजिए। तो आपको धीरे धीरे आलू मटर टमाटर के भाव पता चल जाएंगे। ठीक है, एंड द लास्ट है ट्रिक। ट्रिक मीन्स ट्रिक भी कई प्रकार की होती हैं।
एक सेंटेंस होता है, उसमें कई चीज़ें कोड वर्ड होते हैं। ट्रिक बहुत महत्वपूर्ण होती है। जो लोग ये कहते हैं कि ट्रिक से नहीं पढ़ना चाहिए, मैं उनका विरोध तो नहीं करता, लेकिन मैं उनका समर्थन भी नहीं करता। मेरा मानना है कि ट्रिक बहुत ज़रूरी है। ट्रिक से हमारे बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं, और मैंने भी बहुत सारी ट्रिक बना रखी हैं, वही मैं इन वीडियोस के माध्यम से आपको धीरे धीरे बताऊंगा। कोशिश करूंगा हर वीडियो में 1 या 2 ट्रिक हो जो शुरुआत में, आज आज तो नहीं होगी क्योंकि आज इंट्रोडक्शन क्लास है। आज मैं आपको इसके बाद थोड़ा सा आधुनिक भारत के इतिहास का प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया बताने वाला हूँ। ट्रिक बहुत ज़रूरी है। हम बात करते हैं ट्रिक पर। एग्ज़ाम प्रेशर में पढ़ा हुआ तो सब भूल जाते हैं हम, तो उस समय याद आती हैं ये ट्रिक्स। अगर आपके पास एक अच्छी ट्रिक है तो आप उसका आंसर लगा सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में तो ये बहुत ब्रह्मास्त्र का काम करती है ट्रिक्स। मेरे एग्ज़ाम में तो मुझे ये ट्रिक बहुत याद आती है और आपको भी याद आएंगी। आप बस आराम से पढ़ते जाइए। और ट्रिक भी मैं बहुत ज़्यादा लोडर नहीं बताऊंगा कि बहुत ज़्यादा, मतलब कि उसमें बहुत कुछ याद करना पड़ रहा है। कोशिश करेंगे हम उसको वहीं पर सॉल्व करने की, क्वेश्चन में आंसर ढूंढने की, या सरल कोई ट्रिक या किसी से लिंक कर लेंगे। तो ऐसे कुछ करेंगे याद करने के लिए। मतलब कि मैं जैसे याद कर रहा हूँ, मैं कैसे याद रखता हूँ उसको, वो मैं आपको बता दूंगा। तो आपके लिए लाभदायक हो सकता है, आपके लिए भी लाभदायक हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज शुरुआत कर ही देते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। पेन, चलिए पहले ऐसी बात करते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत के इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत के इतिहास को अध्ययन की सुविधा से 3 भागों में बांटते हैं। सामान्यतः अपन भी 3 भागों में बांट रहे हैं। फॉर ईज ऑफ स्टडी, फॉर द ईज ऑफ स्टडी वी कैन डिवाइडेड मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंटू 3 पार्ट्स। ठीक है, एंशियंट, मिडविल एंड मॉडर्न। पेन पेन प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक। आज बात केवल आधुनिक भारत के इतिहास पर। 1757 से 1757 है, क्या लिखा है, 1757 प्लासी का युद्ध, 1757 से 1947 तक। ठीक है, आधुनिक भारत का इतिहास, इसका जो पीरियड है वो मोटा मोटा ये समझा जा सकता है। अरे यार 1757 है, मैं गलत टाइप कर गया हूँ। 1757 प्लासी का युद्ध से 1947 तक, ये इसका एक अप्रोक्सीमेटली टाइम पीरियड है। 1757 मतलब प्लासी का युद्ध, जब बैटल ऑफ प्लासी, इसके बाद आधुनिक भारत की शुरुआत हो जाती है। वैसे पढ़ने को तो आधुनिक भारत 1600 के आसपास से भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन एक अंदाज ये है कि 1757 को जब बंगाल में जो प्लासी का युद्ध होता है, उसके बाद से हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं। एंड देन मैंने इसमें एक इंटरवल डाल दिया है, 1857 की क्रांति, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना है, इस मेंस का फेवरेट टॉपिक। और 1947 डे ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता का दिवस, यहाँ तक पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका टाइम पीरियड हो गया। ठीक, पेन चाहिए, पेन। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास की। इसमें हम 3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा शुरुआत में, क्या क्या है। एक है 18th सेंचुरी इंडिया, मतलब 18वीं शताब्दी का भारत। गुलाम होने से पहले भारत की स्थिति क्या थी, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर भारत गुलाम नहीं था तो क्या था, वहाँ पर कैसी स्थिति थी, क्या सामाजिक राजनीतिक स्थिति थी, कौन कौन से राजा उस समय थे, कौन कौन सी राज्य थे, ताकि एक थोड़ा आइडिया हो जाए। पढ़ने से पहले, ये पढ़ने से पहले की तैयारी है। उत्तरवर्ती मुगल काल, लेटर मुगल्स, हम जब पढ़ेंगे आधुनिक भारत तो बीच बीच में मुगलों के नाम आएंगे, बहादुर शाह प्रथम, फर्रुखसियर। तो इससे पहले कि वो नाम आए, हम पहले उन नाम के बारे में थोड़ा सा जानकारी लगा लें कि वैसे इसको हम यहाँ भी पढ़ सकते थे 18वीं शताब्दी के भारत के अंदर, लेकिन मैं इसका एक अलग से वीडियो बनाना चाहता हूँ उत्तरवर्ती मुगल काल का, ताकि हम उत्तरवर्ती मुगल काल को थोड़ा डिटेल में पढ़ें, क्योंकि मुगल
से ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उत्तरवर्ती मुगल काल, लेटर मुगल्स इज ए इम्पोर्टेंट टॉपिक। देन हम पढ़ेंगे रीज़न ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल, कि आखिर इतना बड़ा साम्राज्य लेकर चले, फिर ऐसा क्या हुआ कि पतन हो गया इनका। ठीक है। Then, उसके बाद बात करेंगे अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, भारत में यूरोपियों का आगमन। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, और यहाँ से मैं मानता हूँ यहाँ से होती है शुरुआत आधुनिक भारत के इतिहास की, कि कौन कौन से यूरोपीय शक्ति, कौन कौन सी यूरोपीय शक्ति भारत में आई। पोर्चुगीज आए, डच आए, इंग्लिश आए, फ्रेंच एंड स्वीडिश। फिर हम इनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट गवर्नर जनरल, है ना, फर्स्ट डच गवर्नर जनरल, फर्स्ट इंग्लिश गवर्नर जनरल, फ्रेंच गवर्नर जनरल, क्या किया आकर, कौन कौन सी नीति लाई, ब्लू वाटर पॉलिसी, एटसेट्रा एटसेट्रा, अल्बुकर्क। फिर ये बात करेंगे कि इतनी सारी यूरोपीय शक्तियाँ आई, तो आखिर कैसे अंग्रेजों ने ही अपना प्रभुत्व हासिल किया। मतलब इतने सारे यूरोपीय देश आ रहे हैं, लेकिन केवल अंग्रेज ही भारत में सफल क्यों हुए। तो इसमें हम अलग अलग देशों को कैसे अंग्रेजों ने युद्ध किया, मेन होता है इसमें। इसमें एक टॉपिक है एंग्लो फ्रेंच रेवोल्यूशन, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, 3 होंगे। ये महत्वपूर्ण है, इसमें इनके बारे में पढ़ेंगे हम, कैसे पुर्तगाली को भगाते हैं ये लोग। उसके बाद पढ़ने के लिए है अंग्रेजों का भारतीय राजाओं के साथ संघर्ष, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर मीन्स, मतलब कैसे यहाँ से भारत गुलाम होना शुरू होगा धीरे धीरे। पेन, कैसे बंगाल विजय करेंगे अंग्रेज, कैसे मैसूर विजय करेंगे, कैसे मराठाओं को लड़ेंगे, कैसे पंजाब लड़ेंगे। सिंध का इतना ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, सिंध को 2 लाइन में ख़त्म कर सकते हैं। अभी नहीं बता रहा हूँ, वीडियो में बताऊंगा, पंजाब के बाद ही बताऊंगा। बंगाल में पढ़ेंगे, मैसूर पढ़ेंगे, मराठा पढ़ेंगे और पंजाब पढ़ेंगे। कैसे सिराजुद्दौला को प्लासी युद्ध में हराते हैं, कैसे हैदर अली और टीपू सुल्तान हारते हैं मैसूर के, कैसे इतनी बड़ी शक्ति मराठा पेशवा, इसके बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे कि अंग्रेज इनको हरा देते हैं। अंग्रेज बहुत स्मार्ट वर्क करते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। मध्यकाल, भारत मध्यकाल में ही रह जाते हैं और अंग्रेज आके आधुनिक काल शुरू करते हैं। तो जाहिर सी बात है मॉडर्न लोग ही जीतेंगे, तो जीत जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ से पढ़ेंगे रूल एंड रेगुलेशंस ऑफ ब्रिटिश पावर, कि शक्ति में आने के बाद अंग्रेजों ने भारत में क्या क्या किया। महत्वपूर्ण टॉपिक है, मतलब इसका एक एक टॉपिक बहुत बड़ा होगा। हम गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से गवर्नर आए, गवर्नर जनरल। यहाँ पर केवल इंग्लिश गवर्नर के बारे में चर्चा होगी, कौन कौन से वायसराय आए, फिर उनकी क्या क्या नीतियाँ थी। अलग अलग वायसराय की अलग अलग नीतियाँ थी, सबकी अलग अलग थी। कुछ ने सुधार किए, रिफॉर्म किए, कुछ ने नुकसान भी पहुँचाया। क्या उसका प्रभाव क्या रहा, है ना, उसके इफेक्ट क्या हुए। और जो एक्ट भी आए बीच में, मैं उसको भी आपको डिटेल अभी थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूंगा। कौन कौन से एक्ट आए, 1813 का, 1833 का, है ना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स वगैरह है, जो भी बताऊंगा थोड़ा थोड़ा इसके बारे में। ठीक है। देन भारत गुलाम हो गया, था, तो भारत ने निकलने का प्रयास कैसे किया, कैसे भारत स्वतंत्र होता है, फिर कैसे आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। ये सब आधुनिक भारत के इतिहास का हिस्सा है। भारत के गुलाम होने के बाद जो निकलने के प्रयास हैं, वो आधुनिक भारत में पढ़ना, मुख्य रूप से तो यही पढ़ना चाहिए। छोटे छोटे विद्रोह होते हैं शुरुआत में, मुंडा विद्रोह, अहोम विद्रोह, बिरसा मुंडा करता है, मोपला विद्रोह, और भी सन्यासी विद्रोह है, धार्मिक है ना, पीजेंट्स रिवोल्ट एंड ट्राइबल रिवोल्ट है, जनजाति आंदोलन, छोटे छोटे से विद्रोह होते हैं। फिर इम्पोर्टेंट 1857 की क्रांति, पहले बताया मैंने आपको, मैंने इसको इंटरव्यू बनाया है, अच्छा लग रहा था क्योंकि 1957 देन 1857, 1957 नहीं हुआ, लेकिन 1947 हो गया। 10 साल पहले हम आज़ाद हो गए, हम तो और पहले हो जाते और अच्छा होता।
बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि 1857 में क्रांति हुई थी, अगर उस समय आज़ाद हो जाते तो क्या होता, आज भारत की जो स्थिति क्या उस समय होती। उस समय तो छोटे छोटे हिस्सों में टूटा हुआ था भारत। पता नहीं आज भी हमारे ऊपर राजा लोग होते फिर कांग्रेस के बारे में ये सब टॉपिक मैंने लिख दिए हैं। नरम दल, गरम दल, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, फिर नेशनलिज्म, कोलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद, गांधी युग, द गांधीयन एज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से लगभग ये गांधीयन एज, अठारह सौ, सॉरी 1918 से, क्या लिखा हूँ, ये गांधी युग 1918 से लगभग शुरू होगा। रॉलेट एक्ट के बाद गांधी जी आ जाएंगे लीड रोल में। फिर गांधी जी यहाँ से आंदोलन चलाते हैं, कैसे चलाते हैं धीरे धीरे उसको पढ़ेंगे। ये सब स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का ही भाग है, मैंने लिख दिया है। मेन भारत की स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में केवल हम दो चीज़ों को देखेंगे मुख्य रूप से। एक तो कोई घटना होगी या फिर कोई व्यक्ति होगा। घटना में कोई भी चोरा चोरी कांड है या कोई सत्याग्रह है, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। और कोई व्यक्ति है कि गांधी जी हैं या एनी बेसेंट हैं, फिर उन्होंने क्या किया उसके बारे में। तो दो ही चीज़ें मुख्य रूप से याद होगी कि उसकी घटनाएं क्या रही और फिर उस या किसी व्यक्ति ने क्या किया। ठीक है, तो ये पेन चाहिए, पेन, ओके। तो ये एक सामान्य चर्चा है, एक सामान्य इंट्रोडक्शन दिया कि हम आधुनिक भारत के इतिहास में क्या पढ़ेंगे। व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर मैं आपको एक बार फिर यही बता दूं कि हमारा यही प्रयास है कि आपको विषय की समझ हो और फैक्ट याद होते जाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। विषय की समझ भी होनी चाहिए हमको और हमको फैक्ट याद भी होते जाना चाहिए। देखिए, अगर हमें केवल फैक्ट याद है, हमें फैक्ट तो याद है लेकिन हमें विषय की समझ नहीं है, तो हम अगर बड़ी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फिर मुख्य परीक्षा कभी पास न कर पाओगे। उसी तरह अगर आपको विषय की समझ तो है लेकिन फैक्ट याद नहीं है तो भी आप प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। एमपीपीएससी का उदाहरण लेते हैं, अगर पेन चल रहा है, अगर एमपीपीएससी का एग्जाम उदाहरण देते हैं, एमपीपीएससी का प्री प्लस मेंस, फैक्ट याद है तो प्री निकल जाएगा, और विषय की समझ है तो मेंस लिख सकोगे। लेकिन जब आप एग्ज़ाम तभी क्वालिफाई होगा जब दोनों चीज़ें क्लियर हो। तो फैक्ट याद करने के लिए मैंने बताया, फैक्ट याद करने के लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। किसी तरह मैं कैसे याद रख रहा हूँ किसी फैक्ट को। विषय की समझ हम जो पढ़ेंगे डेली रूटीन में, उससे विषय की समझ बनती जाएगी। कोशिश करेंगे थोड़ा एनालाइज करें, चीज़ों को जानें। मैं और अच्छे से पढ़ के आपको बताने की कोशिश करूँगा। पढ़ा हुआ तो है, मैंने फिर से पढ़ूंगा एक बार चीज़ों को। तो हमारा मूल उद्देश्य आपको चीज़ें याद करवाना है और याद रखवाना कि आखिर हम चीज़ें कैसे याद रखते हैं, कैसे याद रखा जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपने इतना समय दिया मुझे, उसके लिए मुझे एक बार थैंक यू तो लिखना ही चाहिए। थैंक यू। एंड देखते हैं आगे वीडियोस में। कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी अगला वीडियो आए, लेकिन लेट भी हो जाए तो क्षमा चाहेंगे। प्रयास जारी है और पढ़ने का, पढ़ाने का। और अगर वीडियो चलते रहे तो मज़ा तो बहुत आएगा, क्योंकि पढ़ने आगे बहुत मज़ेदार ट्रिक्स मिलेंगी पढ़ने को। और ट्रिक भी इतनी अच्छी रहेगी कि आपको तुरंत याद हो जाएगा। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप थोड़ा सा देखते जाइए, क्योंकि हम पहले उसको पढ़ेंगे तो उस चीज़ के बारे में एक समझ विकसित हो जाएगी। फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा तो आपको आसान हो जाएगा ट्रिक को समझना भी, क्योंकि ट्रिक भी समझना आसान नहीं होता। अगर आपको उस विषय की समझ नहीं है, उसके बारे में ज्ञान नहीं है, तो आप ट्रिक भी नहीं समझ सकते। तो मेरा बस यही तक था। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, फिर से देखना हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नहीं तो मैं तो पढ़ ही रहा हूँ, मुझे तो पढ़ना ही है। ओके।